हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल गाइस। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे, राइट। आई होप सभी लोगों को वो क्लियर होंगे। आज हम लोग 61st क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करेंगे, राइट। तो जो लोग न्यू एड ऑन हुए हैं, बेसिकली हम लोग बैंक प्रमोशन के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक से एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। सिर्फ सिंगल बैंक के लिए नहीं है, जितने भी कैंडिडेट जो हैं सेम लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए सेम ही टॉपिक्स और सेम ही एमसीक्यूज जो है वो रेलिवेंट रहेंगे, राइट। करें स्टार्ट फिर क्वेश्चन नंबर 61 से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 61, द कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड। बेसिकली कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होती क्या है कि हम लोग जब बैंक में काम करते हैं ना, आप लोग जब बैंक में काम करते हैं, जब सीट पे बैठते हैं, राइट, तो उस टाइम पे हम लोग बेसिकली डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करते हैं। आप लोग बीओडी लगाते हैं ना, बिगिनिंग ऑफ द डे, और ड्यूरिंग द डे कितनी सारी एक्टिविटीज ऐसी ही रहती हैं, चाहे वो लोन अकाउंट से बोल लीजिए, है ना, चाहे आप लोग कैश डिपॉजिट को बोल लीजिए, चाहे आप कैश विड्रॉल बोल लीजिए, चाहे फंड ट्रांसफर है, चाहे वो नेफ्ट है, चाहे आरटीजीएस है, वो सभी ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट जो है वो हम लोग एट द एंड ऑफ द डे निकालते हैं, राइट। तो उन रिपोर्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट नेम है। कुछ रिपोर्ट जो है आपके पास, लाइक वी हैव सीटीआर रिपोर्ट, एसटीआर रिपोर्ट, जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, जो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सीटीआर, है ना। एक आपके पास दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। तो इन दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो बेसिकली सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीटीआर रिपोर्ट को कब सबमिट किया जाता है। फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट के व्हाट इज सीटीआर रिपोर्ट। कि बेसिकली कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती क्या है कि कोई भी पैसा जब डिपॉजिट होता है आपके अकाउंट में, चाहे वो फॉरेन करेंसी में हो, चाहे वो इंडियन करेंसी में हो, ठीक है, किस में हो, चाहे वो फॉरेन करेंसी हो, चाहे वो किस में हो, इंडियन करेंसी में, अगर उसकी अमाउंट कितनी है 10 लाख और अबव 10 लाख, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को आप लोग क्या करेंगे, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि आपकी किस में हो रही है, कैश के अंदर पैसा जमा हो रहा है, या किसी भी अकाउंट में इतना पैसा जमा हुआ जो कि कितना है 10 लाख और उससे अबव की जितनी भी डिपॉजिट अमाउंट होगी, तो ये जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है ये आपको क्या करनी पड़ती है, सबमिट करनी पड़ती है। कहाँ करनी पड़ती है बाद की बात है, पहले ट्रांजैक्शन देख लेते हैं कि किन ट्रांजैक्शन को आप लोगों को सबमिट करना है। पहला हम लोगों ने क्या सीखा, कोई भी इंडियन करेंसी में अगर 10 लाख या अबव 10 लाख की अमाउंट कभी भी किसी भी अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करी जाती है तो इन अकाउंट की रिपोर्ट्स को आप लोगों को सबमिट करना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी अमाउंट फॉरेन करेंसी के अंदर $10,000, है ना, $10,000 या फिर इक्विवेलेंट टू 10 लाख और अबव 10 लाख, ठीक है, क्योंकि हम लोग मान के चलेंगे कि $10,000 या फिर इक्विवेलेंट हो जाए 10 लाख और उससे अबव, चाहे वो इंडियन करेंसी हो चाहे वो फॉरेन करेंसी हो, दोनों को ही आपको क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है, नंबर 2। नंबर 3 कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी पर्सन, है ना, सीधा डायरेक्टली 10 लाख नहीं डिपॉजिट करता, बट वो क्या कर रहा है कि कभी उसने 1 लाख डिपॉजिट कर दिया, फिर 2 लाख डिपॉजिट कर दिया, फिर 1 लाख करके, या उसने कैसे भी करके किसी एक टाइम पे या किसी एक मंथ में 10 लाख से ऊपर या उतने तक की ट्रांजैक्शन किसी भी अकाउंट के अंदर हो जाती है, डिपॉजिट हो जाता है, तो वो भी आपकी किसके अंदर आती है, सीटीआर रिपोर्ट के अंदर ही एड ऑन होती है। पॉइंट क्लियर है। सबसे पहली रिपोर्ट कौन सी जाएगी, 10 लाख और उससे अबव की कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी अकाउंट के अंदर अगर होगी तो वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई भी फॉरेन करेंसी के अंदर $10,000 या फिर इक्विवेलेंट टू 10 लाख और अबव 10 लाख की अमाउंट अगर जमा हो जाती है तो वो भी रिपोर्ट्स आप लोगों को सबमिट करनी पड़ती हैं। नंबर 3, कभी भी कोई भी पर्सन बाइफर्केशन में, जैसे क्योंकि उसको पता है कि 10 लाख और अगर अबव 10 लाख के उसमें डिनोमिनेशन में आऊंगा तो वहां पे बेसिकली क्या है कि रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, बट स्टिल हम लोग इसको भी सीटीआर रिपोर्ट के अंदर काउंट करते हैं क्योंकि वो 10 लाख सीधा जमा करने से बच रहा है ना। तो बेसिकली ऐसी ट्रांजैक्शन को भी हम लोग इसके अंदर लेके आते हैं सीटीआर रिपोर्ट के अंदर। तो ये इनमें से अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर ऐसी होगी तो वो किसके अंदर आएगी, सीटीआर रिपोर्ट के अंदर आएगी। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट का ही पार्ट हम लोग उसे मानते हैं, राइट। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये रिपोर्ट सबमिट कहाँ करनी होती है, बेसिकली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के पास, है ना, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया के पास बेसिकली इन रिपोर्ट्स को क्या करना पड़ता है,
सबमिट करना पड़ता है। नंबर सेकंड पॉइंट। नंबर थर्ड पॉइंट के कब आप लोग इन रिपोर्ट को सबमिट करोगे, एवरी क्वार्टर, ठीक है, या फिर एवरी फोर्टनाइट, एवरी मंथ, या एवरी हाफ ईयर। तो बेसिकली इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आया था कि जो सीटीआर रिपोर्ट्स है ये सबमिट करनी होती है। जैसे मान लीजिए ये अगस्त चल रहा है, ठीक है, ये अगस्त चल रहा है, तो अगस्त की जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, ठीक है, अगस्त की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है तो वो सक्सीडिंग मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट 15th जो डे होगा ना, जो 15th होगा, राइट। जैसे मान लीजिए 15 अगस्त, तो 15 जुलाई से लेके और 15 अगस्त तक की जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो जो है 15 अगस्त को आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी। कब, नेक्स्ट मंथ की 15th डे को, राइट। क्लियर है। तो ये कब करनी होती है भाई, एवरी मंथ करनी होती है। क्लियर है। कब करनी होगी हमें, ना ही क्वार्टरली ना ही फोर्टनाइटली। कई बार हमें डाउट हो जाता है कि फोर्टनाइटली तो नहीं करनी, तो नहीं, इसका आंसर क्या है, एवरी मंथ हम लोगों को सबमिट करना होता है। और वो भी कब, नेक्स्ट मंथ की 15th डेट को। या फिर आप लोग कई बार सक्सीडिंग मंथ भी लिखा होता है, तो वो भी एक ही बात होती है, नेक्स्ट मंथ ही उसको बोलते हैं बेसिकली, राइट। ये हम लोगों ने बात करी सीटीआर रिपोर्ट की, ठीक है। अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के बारे में, तो बेसिकली कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर आपको लगे कि यहाँ पे कोई भी जो है ऐसी फंडिंग हुई है, या तो टेररिज्म से रिलेटेड है ना, या फिर कोई भी ऐसी जो है आपको लगे, जैसे 50,000 की अमाउंट है ना, हम लोग मानते हैं कि 50,000 की अमाउंट के बिलो है ना, 50,000 के बिलो पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट 50,000 और अबव 50,000 की अगर आपको ट्रांजैक्शन करनी है तो हमें पता है यहाँ पे पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है, राइट। आप लोगों को पैन कार्ड जो है अटैच करना पड़ता है अपने अकाउंट के साथ, तभी आप लोग इस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करा पाते हैं। बट स्टिल कुछ अकाउंट होल्डर्स थोड़े से ज्यादा जो है इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए 48,000 की, 49,000 की, या फिर 48,000 की ट्रांजैक्शंस को रेगुलर इंटरवल बेसिस पे कर रहे हैं, है ना। कभी कभार हो जाए तो इतना मैटर नहीं करता, बट मान लीजिए रेगुलर इंटरवल्स पे यही ट्रांजैक्शन हो रही है, 47,000, 48,000 और 49,900 की कर दी, तो इट मीन्स वो इंसान 50,000 की अमाउंट या फिर पैन कार्ड अटैच करने से जो है वो उसको इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन भी हमारे सस्पिशियस के अंदर ही आती हैं, ठीक है, जिसमें कि लगे कि बेसिकली क्या है कि वो अनलॉफुल जो है उसको क्या करना चाह रहा है, छुपाना चाह रहा है पैसे को, ठीक है, या फिर ऐसी फंडिंग कर रहा है जो कि टेरर फंडिंग भी हो सकती है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के अंदर लेके आएंगे, ठीक है। तो इन ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट बेसिकली आप लोगों को कब करनी होती है, जब भी आपको पता लगे कि कोई भी ऐसी फंडिंग हो रही है, ठीक है, तो आपको विद इन 7 days के अंदर अंदर आप लोगों को इन ट्रांजैक्शन को भी क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है सस्पिशियस को। आई होप इट इज क्लियर। आपको कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट समझ में आया, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, क्योंकि सस्पिशियस का मतलब ही यही होता है, कोई अकाउंट था, ठीक है, उसका मान लीजिए कि उसका जो बेसिक इनफ्लो की बात करूं या फिर मंथली इनफ्लो की बात करूं कि बेसिकली नॉर्मली रहता है 50-60 हजार उसका बैलेंस रहता है, बट कभी उस अकाउंट में सीधा 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया आ जाता है, या फिर हम लोग कहें कि उस अकाउंट का बेसिक नेचर से वो अबव ट्रांजैक्शन कर देता है, तो वो भी सस्पिशियस के अंदर ही आता है, ठीक है ना। तो वो भी किसके अंदर आता है, सस्पिशियस के अंदर ही आता है। तो इन ट्रांजैक्शंस को भी आप लोगों को रिपोर्ट करना होता है, कब, विद इन 7। जैसे ही आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया तो आप लोग उसको विद इन 7 days के अंदर अंदर उसको क्या करेंगे भाई, इन्फॉर्म करेंगे, सबमिट करेंगे ऐसी रिपोर्ट्स को। आई होप इट इज क्लियर। सीटीआर को जो है 1 month के अंदर अंदर करना होता है, वो भी कब, नेक्स्ट मंथ की 15 date को, और ये एसटीआर विद इन 7 days। क्लियर है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 62। Which of the following is not correct as regard to suspicious transaction? जो भी हम लोगों ने बात करी कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है suspicious के रिगार्डिंग। Once a transaction is identified as suspicious, the same should be reported to respective zonal office within the prescribed time frame। तो वो कह रहा है कि जैसे ही आप लोग suspicious transaction को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि 7 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को उसको क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है, वो एसटीआर रिपोर्ट को, बेसिकली उस ट्रांजैक्शन को। तो आप लोग उसको जोनल ऑफिस में नहीं करते, आप उसको कहाँ पे करते भाई, एफआईओ के अंदर, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट तो गलत हो गया, ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ पे और अदर ऑप्शन नहीं है तो हम यहीं से भी पिक कर सकते हैं, बट स्टिल अदर ऑप्शन है, उसको भी रीड कर लेते हैं। द रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड टू
हेड ऑफिस एवरी मंथ। कहां पे सबमिट करोगे भाई? हेड ऑफिस, और वो इसको फर्दर ऑन जो है आगे सबमिट करता है, ठीक है ना। सो ब्रांचेस शुड नॉट पुट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑपरेशन इन अकाउंट वेयर एन STR हैज बीन सबमिटेड। कस्टमर शुड नॉट नो अबाउट द STR फाइल्ड इन द अकाउंट। तो ऐसा तो नहीं होता। तो बेसिकली कौन सा करेक्ट नहीं है? ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट, राइट, या फिर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 63, फॉर ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी। ये विच वन इज नॉट नेसेसरी। जब भी आप लोग किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अपने यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं अपनी ब्रांच के अंदर, तो हम लोग हमेशा, चाहे वो इंडिविजुअल हो, ठीक है, चाहे वो आपका करंट अकाउंट होल्डर हो, ठीक है, और किसी भी केस के अंदर हमारे जब भी हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं तो डिफरेंट तरीके की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारे यहाँ पे है ना, बैंक्स के अंदर। तो बेसिकली यही पूछ रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जब भी आप लोग अकाउंट ओपन करोगे, इसमें से कौन से डॉक्यूमेंट है जो लेना नेसेसरी नहीं है, मतलब उसके बिना भी हम लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नंबर 1, व्हेन वी हैव MOA, अगर हम लोग बात करें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि हम लोग हमेशा सबमिट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में जो कंपनी का एड्रेस है, नेम है ना, या कंपनी फॉर्म किस पर्पस से हुई है, वो सब कुछ कहाँ मेंशन होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, जहां पे उसका ऑथराइज कैपिटल जो है वो मेंशन होगा, ठीक है ना। तो ये लेना तो जरूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यहां से आपको डेट का पता चलेगा, कौन सी डेट को जो है वो स्टार्टअप हुआ, ठीक है। देन वी हैव सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कब वो एक्चुअल में ऑपरेशंस में आया, ठीक है, ये भी जरूरी है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जहां पे एक्चुअल में बताया जाता है कि देखो MOA में और AOA में डिफरेंस क्या है। MOA सबसे पहले बनाया जाता है जब आप लोग कंपनी को मतलब नाम देते हैं ना, कि हमारी कंपनी का नाम ये है, लाइक फॉर एग्जांपल NS एंटरप्राइजेस है, तो आप लोग उसको सबमिट करेंगे, मतलब कहाँ पे दिखाएंगे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। आप लोग बताएंगे कि इतना ऑथोराइज कैपिटल है, मान लीजिए 10 लाख से आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट ऑन किया है ना, 10 लाख का आपका इनिशियल कैपिटल था। कहाँ शो करोगे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। अपना एड्रेस, प्लेस, वेन्यू, है ना, कौन सा किस तरीके का बिजनेस करने जा रहे हो, ये सब कुछ कहाँ मेंशन करोगे? MOA के अंदर। बट ड्यूटीज, पावर्स जो है वो बेसिकली मेंबर्स क्या क्या पावर्स करेंगे या क्या क्या हमारे रूल्स रेगुलेशन रहने वाले हैं कंपनी के, वो कहाँ मेंशन करते हैं? AOA के अंदर। तो बेसिकली बैंक को AOA से कुछ लेना देना नहीं होता, है ना। तो AOA मैंडेटरी नहीं है, विच इज नॉट नेसेसरी। क्लियर है? सो MOA भी नेसेसरी है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो नेसेसरी। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज ऑल्सो नेसेसरी। AOA इज नॉट एज नेसेसरी, क्योंकि यहाँ तो जनरली ये बताता है कि जो लोग हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, वो क्या काम करेंगे, राइट। प्लस एज अ कंपनी वो क्या रूल्स रेगुलेशन, क्या पॉलिसीज लेके आने वाली है, या उसका क्या पर्सपेक्टिव है एज अ कंपनी, वो मेंशन किया जाता है AOA के अंदर, विच इज नॉट रिगार्डिंग नेसेसरी फॉर ओपनिंग अकाउंट इन आवर बैंक्स। क्लियर है? क्लियर जी, विच इज नॉट नेसेसरी फॉर ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट। चलिए, सो AOA इज नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ KYC। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास KYC नॉर्म्स यार, क्योंकि आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं KYC से, राइट। आज की डेट में जब भी बैंक के अंदर आप लोग कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, है ना, सिंपल सी बात है कि जब भी कोई भी कस्टमर बैंक में अपना कोई रिलेशन बनाने आ रहा है, रिलेशन इन द सेंस कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन करेगा तो उसको हम रिलेशनशिप ही बोलते हैं। चाहे उसने लॉकर जो है ओपन कराया यहाँ पे, है ना, बैंक के अंदर, कोई लोन लिया है बैंक से तो भी हम लोग KYC नॉर्म्स फिल करते हैं। लॉकर फैसिलिटी ले रहा है, FD ओपन कर रहा है, अकाउंट ओपन कर रहा है, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर यहाँ पे बैंक में करता है ना, क्योंकि हम लोग उसी को ही कस्टमर बोलते हैं, है ना, अदरवाइज तो वो कंज्यूमर है। समझ रहे हैं ना, कि बेसिकली एक्चुअल में जिसको आप सर्विसेज देते हैं वही बैंक का कस्टमर होता है। कई लोग बैंक में बेसिकली आते हैं जस्ट बैंक की सर्विसेज जानने के लिए, जो कि बैंक में बेसिकली प्रोडक्ट नहीं बाय कर रहे, है ना, कोई बैंक का प्रोडक्ट बाय नहीं करके गए, कोई रिलेशन नहीं बिल्ड करके गए, बट वो आपके पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, बट उस टाइम पे वो क्या होंगे? कंज्यूमर होंगे, ठीक है ना, जो कि कस्टमर बन सकता है इन फ्यूचर, बट राइट नाउ वो आपके लिए क्या है? कंज्यूमर है।
क्लियर है? तो जब भी कोई भी रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं आप अपने कस्टमर के साथ, जो कि कोई ट्रांजैक्शन आपके बैंक के साथ कर रहा है, तो तब आप लोग जो डॉक्यूमेंट फिल कराते हैं, वेरिफिकेशन कराएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केवाईसी, है ना? तो ये केवाईसी जो नॉर्म्स है ना, ये किस लिए लाई गई है भाई? ताकि बैंक को कोई मैनिपुलेट ना कर सके, है ना? और जो कस्टमर्स हैं वो हम लोग ढंग के लोगों का ही अकाउंट जो है अपने बैंक के अंदर ओपन करें। ढंग के मतलब कोई टेररिस्ट का अकाउंट ओपन कर दे, कोई बेनामी अकाउंट्स यहाँ पे हम ओपन ना कर दें। तो उन लोगों से बचने के लिए हम लोग बेसिकली जो है बेसिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे करते हैं केवाईसी के अंदर। सो हियर वी हैव 4 एलिमेंट्स जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वी हैव कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी नंबर 1, ठीक है, और नंबर 2 कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जिसको आप लोग सस्पिशियस भी बोल देते हैं, मॉनिटरिंग ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, या फिर रिस्क मैनेजमेंट। ये चारों एलिमेंट्स हैं जी, ठीक है, जिसमें अगर हम लोग बात करें कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी की, तो इसमें बेसिकली बात करी जाती है कि किन लोगों का अकाउंट है ना हम लोग बेसिकली बैंक के अंदर ओपन करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं कि किसी भी तरीके का बेनामी अकाउंट हम लोग ओपन नहीं करेंगे। बेनामी मतलब जिसका कोई नाम नहीं है, या फिर किसी भी पर्सन के मल्टीपल अकाउंट जो है वो आप लोग अपने यहाँ पे ओपन नहीं करेंगे। मल्टीपल मतलब अब एक ही बंदे के एक से ज्यादा सेविंग नहीं हो सकते ना, समझ रहे हैं ना, कि एक ही बंदे का सेविंग हो सकता है, करंट हो सकता है, एनआरआई जो है अकाउंट हो सकता है हमारे यहाँ पे, एनआरओ हो सकता है, बट आपके यहाँ पे एक ही कस्टमर का एक से ज्यादा सेविंग तो नहीं हो सकता है ना, या किसी और नाम से वो ओपन नहीं कर सकता। तो बेनामी अकाउंट जो है वो हम लोग अपने यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। या ऐसे कस्टमर जो कि जिनको कोर्ट ने जो है रिस्ट्रिक्ट किया है, ठीक है, या फिर टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, या फिर कोई भी पर्सन ऐसे बैंकरप्ट हुआ, तो ऐसे लोगों के अकाउंट भी हम नॉर्मली अपने यहाँ पे ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, जिसको बेसिकली लॉ ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि इसके साथ कोई भी लॉफुल एक्टिविटी जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। तो ऐसे लोगों का अकाउंट भी हम अपने यहाँ पे ओपन नहीं करते। सेकंड वन वी हैव कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। आप लोग कस्टमर को जो है आइडेंटिफाई करते हो एज पर अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफाइल, ठीक है, सैलरीड पीपल है वो, ठीक है, तो हम लोग उसका सैलरीड अकाउंट ओपन करेंगे। इंडिविजुअल्स के लिए हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं सेविंग के लिए, ठीक है, कोई कंपनीज है तो उसका कंपनीज के अंदर अकाउंट जो है वो ओपन किया जाएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स के अकाउंट जो है वो उसके नेचर को देख के ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। देन वी हैव मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन भी बोल देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, ठीक है, या पैन कार्ड से बचने के लिए कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन करी जा रही है रेगुलर बेसिस पे, नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि 48 या 49, ठीक है, तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो 5 और अबव, ठीक है, 5 या 5 से ज्यादा कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन हो, ठीक है, तो वो आपकी सस्पिशियस में आती है। या कोई भी आपको ऐसे लगे जहां पे टेररिस्ट फाइनेंसिंग या टेररिस्ट फंडिंग हो रही है ना, टेरर फंडिंग हो रही है, अगर आपको लगता है तो वो भी आपकी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में ही आती है, ठीक है ना। या कोई भी अकाउंट के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी दिखाई दे जहां पे आपको लगे, डाउट लगे, तो वो भी आपके सस्पिशियस में ही आती है। क्योंकि मान लीजिए कोई अकाउंट है जो कि आपका सैलरीड पीपल का है, ठीक है, तो सैलरीड पीपल के अकाउंट के अंदर बेसिकली सैलरी आनी चाहिए। कोई डिपॉजिट अगर उसके अंदर आता है 5 लाख का, 4 लाख का, 1 लाख का, तो भैया वो पैसा कहां से आया है ना, तो वो जानना भी हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। नो डाउट वो मतलब एक्चुअल में तो वहां पे पैसा जमा होने ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो आपका सैलरीड अकाउंट है, ठीक है, बट अगर स्टिल जमा भी हुआ तो आपकी सैलरी से ऊपर नहीं हो जा सकता पैसा। बट अगर वो गया है, ठीक है, तो उसके पीछे भी अगर एक सॉलिड बेस रीजन है तो ठीक है, अदरवाइज वो किसके अंदर आता है, हमारा सस्पिशियस में ही आएगा। वो अलग बात है कि हम लोग उसके रीजन आइडेंटिफाई करेंगे, क्लियर है। फोर्थ वन भी है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हम लोग बेसिकली अपने कस्टमर को 3 प्रोफाइल के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे? सबसे पहला होता है आपके पास लो रिस्की कस्टमर लाइक मी, ठीक है, जो कि बेसिकली आप लोग क्या बोलोगे, जो सैलरीड पीपल है, सैलरीड क्लास है ना, लाइक अस, वो किसके अंदर आती है, हमारी किसमें आएगी, लो रिस्की कस्टमर के अंदर, ठीक है। दूसरी आती है जी आपके पास मीडियम रिस्की, ठीक है, जिसको आप लोग बोल सकते हैं मीडियम रिस्क के अंदर आपके आते हैं लाइक बिजनेसमैन आ जाते हैं, ठीक है। और जो हाई रिस्की कस्टमर हैं, हाई रिस्की के अंदर आते हैं आपके पास पॉलिटिशियंस हो गए सारे के सारे, ठीक है, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसका कोई नेम फेम है, वो भी सारे हाई रिस्की कस्टमर्स में आ जाते हैं,
क्लियर। सो ये सारे के सारे की एलिमेंट्स है किसके, केवाईसी के, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, मॉनिटरिंग ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, या फिर ट्रांजैक्शन बोल लीजिए, रिस्क मैनेजमेंट। दीज आर दी 4 एलिमेंट। सो ऑल ऑफ दी अबव। आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन होगा, क्योंकि ये सारे ही एलिमेंट्स है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये चारों के 4 एलिमेंट्स क्लियर हैं आप लोगों को। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। Which one of the following is not a stage in money laundering activity? MLA। और अगर मैं बात करूं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि आपके पास आया था, PML एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि कब आया था जी, 2002 के अंदर बेसिकली हमारे पास आया था। क्या, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, है ना। तो बेसिकली क्या है कि कोई भी पैसा, है ना, कोई भी इलीगल डिपॉजिट जो है वो बैंक के अंदर ना हो सके, या फिर अपनी ब्लैक मनी को, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ही होता है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, इज कॉल्ड एज व्हाट, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है ना। तो कोई भी इलिसिट सोर्स से अगर पैसा कमाया गया है तो वो बैंक बेसिकली सोर्स बनते हैं, सभी को पता है, क्योंकि पैसा एक्चुअल में जाएगा कहां से, बैंक के थ्रू ही। तो बेसिकली बैंक उसका सोर्स ना बने, है ना, उस फंडिंग का, उससे बचाने के लिए ही ये एक्ट को जो है वो लाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो इसके अंदर बेसिकली जो हम लोग बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, कि कैसे कोई भी इंसान, ठीक है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता है ना, इलिसिट मनी को जो है एक्चुअल में क्या कह रहे हैं हम लोग, के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में दिख जाती है। कैसे, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, लॉकडाउन बोल रही हूँ, किसमें, हमारा जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, क्या हुआ था, डीमोनेटाइजेशन के अंदर हमारे पास जो है, हमारी आईटी के अंदर हमारे पास आप भाई 2.5 लाख तक ही पैसा जमा कराएंगे, क्योंकि उससे अबव कराएंगे तो आपको बताना पड़ेगा सोर्स, है ना। तो वहां पे लोगों ने क्या किया कि जिनके पास ज्यादा पैसा था, है ना, ज्यादा पैसा था, वो पैसे को डिवाइड कर दिया, है ना। मान लीजिए आपके पास जो है 10 लाख रुपए, तो आप लोगों ने बड़ी अच्छे तरीके से उस 10 लाख रुपीस को जो है वो डिवाइड कर दिया 3-4 लोगों के अंदर, है ना। 3-4 लोगों या 5 लोगों के अंदर आप लोगों ने वो 2-2 लाख करके जो है वो पैसा जो है वो डिवाइड कर दिया, है ना, 2-2 लाख। क्लियर। तो ये जो ये तो 10 लाख है बेसिकली, है ना, ये 10 लाख है, ये आपका इलीगल मनी है ना, जो कि क्योंकि इलीगल ही मानेंगे, अगर मान लीजिए ये वाइट है, ठीक है ना, बट अगर आप उसको गलत तरीके से डिपॉजिट कराते हैं तब भी उसको लॉफुली हम लोग इलीगल ही मानेंगे। क्यों, क्योंकि आप लोग कानून से बचने के लिए, है ना, वो टैक्स फाइल करने के लिए कि आपको टैक्स ना भरना पड़े, आप लोग उसको टैक्स जो है बचाने के लिए आप लोग ऐसे कर रहे हैं, तो वो हम लोग इसको इलीगल सोर्स से मानेंगे। क्लियर। तो जो 10 लाख रुपए जो आप लोगों ने डिवाइड किया है ना, 2 लाख, है ना, पर्सन ए, पर्सन बी, सी, डी और ई में, इन 4 लोगों में जो आप लोगों ने डिवाइड किया, इज कॉल्ड एज व्हाट, प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट। ठीक है ना। अब ये जब लोग बैंक में जाके अपने अपने अकाउंट में, है ना, अपने अपने अकाउंट में, या मान लीजिए किसी भी एक ही बैंक में चाहे इनका अकाउंट है, बट है तो अलग अलग नामों से ना, तो जब ये अपने बैंक में पैसा जमा कराएंगे, ठीक है ना, बैंक में क्या कराएंगे, पैसा डिपॉजिट कराएंगे, और उस डिपॉजिट के बाद जब ये इकोनॉमी में फ्लो होगा, मतलब विड्रॉल भी कराएंगे, क्योंकि बैंक के लिए तो ये लीगल हो गया, 2-2 लाख रुपए एक ही अकाउंट में आ रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि 2.5 लाख या 2.5 लाख से अबव की ट्रांजैक्शन जो है उसके ऊपर ITR करना पड़ता है हमें, ठीक है ना, टैक्स भरना पड़ता है। तो बेसिकली जब इकोनॉमी में फ्लो करेगा ये पैसा, मतलब इंटीग्रेट होगा, मिक्स होगा, ठीक है ना, तो पता नहीं चलेगा ये पैसा एक्चुअल में सोर्स ऑफ इनकम क्या था और कैसे पैसा इकोनॉमी में इंटीग्रेट हो गया, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर क्या चढ़ गई, एक तरीके से लेयर चढ़ गई है कि जो एक्चुअल में ये ब्लैक मनी थी, है ना, ये ब्लैक मनी थी, अभी इंटीग्रेट होने के बाद ये क्या हो गया है, व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गया। तो जो लेयर हुआ है ना उसके ऊपर, लेयरिंग मतलब ब्लैक मनी के ऊपर व्हाइट मनी का जो लेयर चढ़ा है, ठीक है ना, क्योंकि अब उसे कोई पकड़ तो सकता नहीं, वो तो लॉफुल हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये 3 स्टेजेस हैं किसकी, मनी लॉन्ड्रिंग की। पहले बोलते हैं प्लेसमेंट, ठीक है, जब आप लोग एक्चुअल में उस पैसे को क्या कर रहे हो, प्लेस कर रहे हो, है ना, डिपॉजिट किया गया ना डिफरेंट पर्सन के थ्रू अपने अपने अकाउंट में, तो प्लेस हो गया। उसके बाद आप लोगों ने, उन लोगों ने विड्रॉ किया, खर्चने स्टार्ट किए, तो इकोनॉमी में इंटीग्रेट हुआ, मिक्स हुआ, ठीक है। और वो मिक्स जैसे हो रहा है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लेयर चढ़ती जा रही है काले पैसे पे, किसकी, ब्लैक मनी पे, व्हाइट मनी की, है ना, क्लियर है।
सो अमेलगमेशन तो अलग होती है, अमेलगमेशन मतलब होता है दो कंपनीज का बेसिकली अमेलगमेट होना, ठीक है। तो ये तो अलग कंसेप्ट हो गया। ये बेसिकली 3 स्टेजेस है हमारे पास, प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन और लेयरिंग। ऐसे ही है, नंबर 1 पे प्लेसमेंट, नंबर 2 पे इंटीग्रेशन, नंबर 3 पे लेयरिंग। क्लियर। चौथी स्टेज तो अमेलगमेशन, डिफरेंट कंसेप्ट हो गया जहां पे दो कंपनीज आपस में अमेलगमेट होती हैं, ठीक है। तो अमेलगमेशन इज नॉट दी स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर बेसिकली 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज प्लेसमेंट, सेकंड स्टेज इंटीग्रेशन, थर्ड स्टेज लेयरिंग। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। अ डिपॉजिट इज ट्रीटेड एज अनक्लेम्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ। चलिए, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। कई बार डोरमेंट अकाउंट पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार इनएक्टिव अकाउंट पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है ना। और इन अनक्लेम्ड को हम लोग कई बार इन ऑपरेटिव अकाउंट भी बेसिकली बोल देते हैं। तो कब आप लोग जो बेसिकली मान लीजिए कस्टमर्स हैं, है ना, आपके यहाँ पे अकाउंट ओपन करा के गए, ठीक है ना, तो कब आप लोग उसको अनक्लेम ट्रीट करोगे, ठीक है ना। 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद, या फिर 20 ईयर्स के बाद। हाँ जी, कब हम लोग किसी भी अकाउंट को अनक्लेम्ड ट्रीट करते हैं। पहले अगर मैं नॉर्मल सी एक पॉइंट डिस्कस कर लूं आप लोगों के साथ, ठीक है, कि कोई भी अकाउंट जब ओपन किया जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग मानते हैं कि टाइम टू टाइम ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, ठीक है। बट मान लीजिए कि अप टू 1 ईयर या फिर 12 महीने तक उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। ट्रांजैक्शन इन द सेंस, ना ही कोई कैश जमा हुआ, ना ही कोई विड्रॉल हुआ, एक्सेप्ट इंटरेस्ट, ठीक है ना। इंटरेस्ट तो आता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लीजिए कोई कैश डिपॉजिट नहीं हो रहा, कोई विड्रॉल नहीं हो रहा, कोई और अदर ट्रांजैक्शन उससे नहीं हो रही, और 12 महीने तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो ऐसे अकाउंट को हम लोग इनएक्टिव अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनएक्टिव अकाउंट बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई एक्टिविटी ही नहीं हो रही, तो वो क्या हो गए? इनएक्टिव हो गए, ठीक है ना। और यही इनएक्टिव अकाउंट कल को जाके डोरमेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? डोरमेंट। डोरमेंट मतलब चाहे मान लीजिए कोई भी सेविंग अकाउंट ले लो, या फिर कोई भी करंट अकाउंट है, ठीक है, चाहे कोई भी सेविंग है, चाहे कोई भी करंट अकाउंट है, शुड बी ट्रीटेड एज इन ऑपरेटिव या फिर डोरमेंट अकाउंट, ठीक है, इफ देयर आर नो ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, या फिर आप लोग बोल देते हैं 24 महीने कॉन्टिन्यूसली किसी भी अकाउंट के अंदर, ठीक है ना, 24 मंथ्स तक अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है एक्सेप्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट छोड़ के, ठीक है, तो हम लोग उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? डोरमेंट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोल देते हैं? डोरमेंट, क्योंकि उस अकाउंट पे डोरमेंसी लग जाती है, और आप सभी को पता है डोरमेंसी हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर भाई डिपॉजिट कराना पड़ता है, ब्रांच में जाओ डिपॉजिट कराओ और डोरमेंसी हट जाती है। क्लियर है? चलिए, तो डोरमेंट अकाउंट को ही इनऑपरेटिव अकाउंट हम लोग बेसिकली बोलते हैं। तो कब हो जाते हैं? 24 महीने के बाद। अनक्लेम्ड अकाउंट को क्या बोला जाता है भाई? हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं यहाँ पे? क्या बोलेंगे भाई? अनक्लेम्ड अकाउंट। मतलब कब बनेगा भाई ये आपका अनक्लेम्ड अकाउंट, ठीक है ना। तो इन ऑपरेटिव होते हैं आपके डोरमेंट, ठीक है ना, ध्यान रखना। और आपके जो अनक्लेम्ड अकाउंट है वो कब बनेंगे? बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जितनी भी अकाउंट आपके, ठीक है, जो भी कस्टमर है, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करता, कब तक? 10 साल तक, ठीक है ना। एक रेगुलर पीरियड में कोई भी अगर अकाउंट है, अगर उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, चाहे वो करंट अकाउंट है, चाहे वो आपका सेविंग अकाउंट है, सो व्हेन अ कस्टमर डज नॉट मेक एनी ट्रांजैक्शन इन दी अकाउंट फॉर 10 ईयर्स और मोर, सो इन अकाउंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? अनक्लेम्ड, ठीक है ना। सो अनक्लेम्ड डिपॉजिट इंक्लूड सच फंड इन करंट एंड सेविंग, एफडी, अदर डिपॉजिट लाइक आरडी हो, चाहे पे ऑर्डर हो, ठीक है। तो इन अकाउंट को हम लोग 10 साल के बाद क्या डिक्लेयर कर देते हैं? अनक्लेम्ड डिक्लेयर कर देते हैं। तो ध्यान रखना, अनक्लेम्ड को इनऑपरेटिव नहीं बोलेंगे हम लोग, किसको बोलेंगे भाई? डोरमेंट अकाउंट को ही क्या बोलते हैं? इनऑपरेटिव बोलते हैं, ठीक है। और आपके इनएक्टिव हो जाते हैं कब? 12 महीने के बाद। डोरमेंट हो जाते हैं कब? 24 महीने या फिर 2 ईयर्स के बाद। और आपके अनक्लेम्ड हो जाते हैं 10 साल के बाद। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डिपॉजिट इज ट्रीटेड एज अनक्लेम्ड, मतलब किसी भी अकाउंट में अगर कोई भी डिपॉजिट है, उस अकाउंट में कोई अगर ट्रांजैक्शन 10 साल, ठीक है, या उससे अबव हो जाए, तो उस अकाउंट को क्या बोल देते हैं? अनक्लेम्ड बोलेंगे। अगर किसी भी अकाउंट के अंदर 2 ही साल हुए हैं या फिर अभी 24 मंथ्स ही हुए हैं, तो उसको हम लोग डोरमेंट अकाउंट बोलते हैं या फिर इनऑपरेटिव अकाउंट बोलते हैं, ठीक है ना।
तो डोरमेंसी हटाई जा सकती है। सभी को पता है कैसे। बेसिकली क्या करना पड़ता है आपको, ब्रांच जाना पड़ता है और पैसा डिपॉजिट कराएं थोड़ा सा, चाहे 1 रुपी डिपॉजिट करा दे तो डोरमेंसी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ठीक है, चलिए। हाँ, अलग अलग ब्रांचेस का कई बार अलग अलग रूल हो सकता है भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67, हाइपोथिकेशन इज डिफाइंड इन। बेसिकली हम लोग हाइपोथिकेशन किसके अंदर डिफाइन करते हैं, सफाइसी एक्ट के अंदर 2002, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। हाँ जी, बताइए किसके अंदर बेसिकली हाइपोथिकेशन को डिफाइन किया गया है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम लोग ऑटोमोबाइल लोन्स लेते हैं, है ना, जितने भी आपके ऑटोमोबाइल लोन्स हैं, राइट, आप लोगों ने मान लीजिए कार लोन लिया है ना, या किसी भी व्हीकल के ऊपर जब आप लोग लोन लेते हैं, ठीक है ना, तो जो चार्ज होता है आपके एसेट के ऊपर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथिकेशन, है ना, आरसी के ऊपर लगाया जाता है ना चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइपोथिकेशन। क्योंकि उस टाइम पे जो एसेट है, उस एसेट का पोजेशन जो है वो किसके पास रहता है, ऑनर के पास ही रहता है ना, क्रेडिटर के पास तो नहीं रहेगा ना, बैंक के पास तो नहीं होता, तो किसके पास रहता है, वो पोजेशन रहता है कस्टमर के पास ही। तो बैंक एक्चुअल में आरसी के ऊपर हाइपोथिकेट करता है ना। चलिए, तो ये किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है भाई, सफाइसी एक्ट के अंदर, है ना। कहां डिफाइन किया गया है, सफाइसी एक्ट 2002 के अंदर, सेक्शन 2 के अंदर। ध्यान रखना, सेक्शन 2 सब सेक्शन एन के अंदर हाइपोथिकेशन को डिफाइन किया गया है। क्लियर है। चलिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ सफाइसी एक्ट 2002। सफाइसी सभी लोगों को पता है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया यार प्रीवियस वीडियोस के अंदर। जिसको नहीं पता है आप एक बार प्लीज चेक करना। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, है ना, एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002, जो बेसिकली बैंक्स को एम्पावर करता है कि बैंक्स जो है अपने एनपीएस को रिकवर कर सकते हैं बिना कोर्ट में जाए। क्लियर है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68, विच एक्ट डिफाइन सेफ कस्टडी। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ना इसको कई बार कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं लॉकर के साथ, तो देयर इज माइनर डिफरेंस बिटवीन सेफ कस्टडी एंड लॉकर कस्टडी, राइट। चलिए, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मुझे एक्ट बताएं कि जो बेसिकली सेफ कस्टडी है ना, तो वो किस सेक्शन के अंदर आती है। आइदर इन केस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट, या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। हाँ जी, किसके अंदर आएगी सेफ कस्टडी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें यहाँ पे यार, दो चीजें हैं। एक तो आती है आपके पास सेफ कस्टडी, ठीक है, ऑफ एनी आर्टिकल्स, राइट, और दूसरी तरफ आता है आपके पास लॉकर फैसिलिटी। ठीक है, दो डिफरेंट कंसेप्ट हैं। सबसे पहले सेफ कस्टडी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सेफ कस्टडी आपका कवर अप होता है किसके अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो सेफ कस्टडी दी जाती है। मान लीजिए कोई भी आर्टिकल्स है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जब भी आप बैंक के पास क्या करके आएंगे, जमा करके आएंगे सेफ कस्टडी के अंदर, ठीक है ना, तो उन आर्टिकल्स के ऊपर बेसिकली बैंक क्या करता है, इंश्योरेंस देता है आपको, ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई गुम हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो वो बैंक की ड्यूटी बनती है फिर उस केस में। तो वो कवर अप होता है किसके अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। तो बेसिकली इसके अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है आपके पास बैंक, दूसरा आपके पास होता है कौन, कस्टमर, है ना। बैंक और क्या होगा, कस्टमर होगा। तो बेसिकली यहां पे जो बैंक होगा वो क्या बोलेंगे उसको भाई, बेली, है ना। बैंक यहां पे बन जाता है बेली, ठीक है। बैंक क्या होगा, बेली, जिसके पास आप कोई भी डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करके आते हैं उसको बेली बोलते हैं, और जो डिपॉजिट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, बेलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेलर बोलते हैं। नंबर 1 पॉइंट कि जो दो पार्टीज हैं, बैंक है उस केस में बेली हो जाता है, और जो कस्टमर है वो क्या हो जाता है, बेलर हो जाता है, राइट। और यहाँ पे कोई भी स्पेस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, लॉकर के केस में आपको स्पेस मिलती है, ठीक है ना, बट सेफ कस्टडी के अगेंस्ट कोई भी स्पेस नहीं मिलती, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं लॉकर के अगेंस्ट, राइट, यहीं पे लिख दूं, लॉकर में जो बैंक है
है ना, क्योंकि लॉकर के अंदर क्या होता है, क्योंकि जो ऑपरेट कर रहा है वो तक इंडिविजुअली ऑपरेट कर रहा है, कोई पार्टीज ऑपरेट कर रही होंगी, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है, बैंक अपनी की लगाता है और कस्टमर अपनी की, और उसके बाद तो आप जाने आपका काम। अब हमें क्या पता, बैंक के लॉकर चाहे खाली देखते फिर कस्टमर, है ना, वी डोंट नो ना कि क्या करने आ रहे हैं, हम इंटरफेयर ही नहीं करते उस केस में। तो उस केस में बेसिकली बैंक जो है वो एक तरीके से कोई एश्योरेंस नहीं होती उस सामान के ऊपर, है ना। अब आप कल को कहें कि भाई हमने तो यहाँ पे 10 लाख का सामान रखा, आप दिखा के तो नहीं रख के गए थे, कस्टमर ने, क्योंकि चाबी तो आपके पास है ना। तो उस केस में कस्टमर जो है, नो डाउट वो कस्टमर का जो लॉकर है वो बैंक के अंदर है ना। अब उस बैंकर को नहीं ना पता उसके अंदर क्या रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बैंक है वो क्या बन जाएगा भाई, बैंक क्या बन जाएगा इस केस में, हाँ जी बताइए, कि बेसिकली जो बैंक है वो लॉकर के केस में क्या बन जाता है, लेसर, है ना, क्या बन जाएगा, लेसर, और कस्टमर बन जाता है लेसी, ठीक है ना। बैंक बन जाता है लेसर और कस्टमर क्या बन जाता है, लेसी, जहां पे उसको क्या मिलती है, स्पेस मिलती है। बट सेफ कस्टडी के अंदर कोई स्पेस नहीं मिलती, जहां पे बेसिकली आप आर्टिकल्स या कोई भी गुड्स जो है वो वहां पे डॉक्यूमेंट, सॉरी गुड्स कह रही हूँ, सॉरी, बेसिकली क्या, कोई भी एज अ आर्टिकल या फिर हम लोग बात करें डॉक्यूमेंट की, जो कि आप एज अ सेफ कस्टडी बैंक के पास क्या करके आते हो भाई, रख के आते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे जो नॉमिनेशन होती है सेफ कस्टडी के अंदर, यहाँ पे एक सिंगल पर्सन के लिए ही नॉमिनेशन कराई जाती है, ठीक है। और अगर ज्वाइंट की बात करें तो यहाँ पे कोई नॉमिनेशन होती नहीं, अगर ज्वाइंट दो पर्सन एज अ ज्वाइंट कोई भी सेफ कस्टडी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं लॉकर के अंदर, तो वहां पे सिंगल नॉमिनेशन भी होती है और दो पार्टीज की भी नॉमिनेशन हो सकती है, अगर अकाउंट जो है वो ज्वाइंटली डील किया जा रहा है तो मैक्सिमम 2 नॉमिनेशन ही होती है पॉसिबल, क्लियर है। क्योंकि लॉकर तो आई होप सभी की ब्रांचेस में होंगे, सभी को आइडिया होगा थोड़ा थोड़ा, है ना, क्लियर है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि बेसिकली बैंक की ड्यूटी किस केस में ज्यादा बनती है, तो सेफ कस्टडी के केस में बनती है ना, क्योंकि बैंक प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट दीज आर्टिकल। अब यहाँ पे अगर गुम हो जाते तो बैंक की ड्यूटी बनती है, बट वहां पे लॉकर के अगेंस्ट बैंक की कोई ड्यूटी नहीं बनती, क्योंकि आप रख के गए हैं वहां पे, है ना, चाबी तो आपके पास है ना, क्लियर है ना। तो कई कस्टमर्स ने कंप्लेंट किया भी, बट स्टिल अब उस केस में बैंक क्या ही कर सकता है, राइट। चलिए जी, हाँ, अनटिल अनलेस बैंक ने कोई हेराफेरी ना करी हो तो, क्लियर। अदरवाइज बैंक उस केस में कुछ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो बैंक सेफ्टी प्रोवाइड करता है उन आर्टिकल के अगेंस्ट ही, क्लियर। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। सो विच एक्ट डिफाइन सेफ कस्टडी भाई, सेफ कस्टडी कौन सा प्रोवाइड करता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और अगर मैं बात करूं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो ये कवर अप करता है आपका लॉकर, है ना। जो लॉकर है हमारा, जो लॉकर फैसिलिटी है वो आती है आपकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। आई होप इट इज क्लियर टू यू, यहां तक सभी को क्लियर है, हाँ जी। सो विच एक्ट डिफाइन सेफ कस्टडी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और सेफ कस्टडी के अंडर जो बैंक है बेसिकली वो क्या बन जाएगा भाई, आपका बेली, और जो कस्टमर है वो क्या बन जाता है, बेलर। और लॉकर के केस में बैंक बन जाता है लेसर और कस्टमर बन जाता है लेसी। कई बार क्वेश्चन रिवर्स करके भी आ जाता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड बैंक, तो फिर आप रिवर्स कर देना, ठीक है ना। तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा बेलर और बेली, या फिर लेसर और लेसी, ठीक है, सॉरी लेसी और लेसर। तो देख लेना किस कंटेक्स्ट में आपको जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 69, फॉर इनिशिएटिंग रिकवरी प्रोसीडिंग्स अंडर सफाइसी एक्ट, ठीक है ना। जो हमारी रिकवरी प्रोसीडिंग है किसके अंदर, सफाइसी एक्ट के अंदर, द मिनिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन द अकाउंट शुड बी रुपी, मतलब किन अकाउंट्स के अगेंस्ट बेसिकली आप लोग सफेसी के अंदर जाते हैं, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख या 0.50, हाँ जी बताइए कितना होता है भाई। बेसिकली हम लोगों को पता है कि जो सफाइसी एक्ट है ना, सफाइसी एक्ट आया था 2002 के अंदर। तो ये बेसिकली रिकवरी, जो बेसिकली बैंक के एनपीए है ना, उनको किसी भी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि सफाइसी एक्ट 2002 जो है वो बैंक्स को एम्पावर करता है कि बैंक्स अपने जितने भी एनपीएज हैं, जो कि कितनी अमाउंट है भाई, मैंने आपको पहले भी बताया है प्रीवियस वीडियोस के अंदर इन डिटेल कि 1 लाख और अबव 1 लाख के केसेस ही डील किए जाएंगे सफेसी के अंदर, है ना।
तो उन्हीं अकाउंट्स को डील किया जाता है इसके अंदर, राइट। तो बैंक्स जो है वो खुद ही क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं इस अमाउंट को बिना कोर्ट जाए। क्लियर है। बाकी मैंने कंडीशंस आप लोगों के साथ डिस्कस करी हुई है भाई, कि अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर लैंड के अगेंस्ट कोई लोन था तो उसके ऊपर सफाइसी एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। 1 लाख और अबव 1 लाख के केसेस में ही होगा। सेकंड, अगर किसी अकाउंट में अगर जो टोटल लोन है ना, उस टोटल लोन का 20% या लेस देन 20% ही रिमेनिंग रहता, उनके ऊपर भी सफाइसी एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं होता। तो मोर देन 20% की रिकवरी पड़ी होनी चाहिए तभी सफाइसी लगेगा, ठीक है ना। क्लियर है। सो इसका आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। प्रोविजन ऑफ सफाइसी आर एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस केस में हम लोग सफाइसी एक्ट को एप्लीकेबल करते हैं भाई। प्लेज ऑफ गुड्स, प्लेज ऑफ गुड्स क्या, लाइक फॉर एग्जांपल गोल्ड, है ना। आप लोगों ने गोल्ड लोन लिया, गोल्ड लोन के अगेंस्ट आप लोगों ने आपका जो पोजेशन है वो ट्रांसफर करते हो किसके पास, बैंक के पास, ठीक है ना। आपके अकाउंट में लोन आ जाता है ना। और जो गोल्ड है उस टाइम तक, जब तक आप लोग उस लोन को चुकता नहीं कर देते, तब तक आप लोग जो है, जो पोजेशन है वो गुड्स का, है ना, प्लेज करते हो कहाँ पे, बैंक के पास। तो उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है ना। तो उस टाइम पे उन गुड्स के अगेंस्ट भी सफेसी चार्ज नहीं होता, ठीक है ना। ओनली मॉर्टगेज प्रॉपर्टीज पे भी या फिर सिक्योरिटीज दैट आर नॉट अदरवाइज चार्ज टू दी क्रेडिटर्स, क्योंकि अगर सिक्योरिटीज जो है चार्ज ही नहीं होंगी तो फिर एसएफआईसी कैसे लगेगा। तो ये ए बी सी ऑप्शन तो नहीं है। डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि सिक्योरिटीज चार्ज टू क्रेडिटर, कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो कि किसके पास है, क्रेडिटर मतलब बैंक के पास है, ठीक है। एंड नॉट इन पोजेशन ऑफ द क्रेडिटर, ध्यान रखना, कोई भी ऐसी लोन जिसके अगेंस्ट जो पोजेशन अगर बैंक के पास हो तो उस टाइम पे उस सफेसी नहीं लगता। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। किसके ऊपर लगेगा, उन सिक्योरिटीज पे चार्ज किया जाता है जो कि किसके पास होती है भाई, बैंक के पास होती है, जो कि एक्चुअल में पोजेशन कस्टमर के पास होता है, ठीक है ना। और सिक्योरिटी चार्ज बैंक के पास होता है। क्लियर। चलिए, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पोजेशन कस्टमर के पास होगा, ध्यान रखना, राइट। और जो हमारे पोजेशन किसके पास होगा, कस्टमर के पास, राइट। और बैंक के पास क्या होगी, सिक्योरिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। इन केस ऑफ लॉकर्स, अभी अभी डिस्कस करके आए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर। बताइए जी, अभी अभी डिस्कस किया है कि जब कोई भी कस्टमर आपके यहाँ पे आके लॉकर ऑपरेट करता है या लॉकर फैसिलिटी हम लोग देते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो रिलेशन बनता है उस कस्टमर के साथ, है ना, एक बैंक और कस्टमर का क्या रिलेशन बनेगा। बैंक उस टाइम पे क्या बनेगा भाई, बेली और बेलर, डेटर क्रेडिटर, लेसर लेसी, एजेंट और प्रिंसिपल। ध्यान रखना, एजेंट और प्रिंसिपल बैंक तभी बनता है जब वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स में डील करता है। तो एक ऑप्शन तो आप उसी टाइम कट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में जब भी डील करता है, जहां पे कहीं पे भी फी का, या फिर हम लोग कहीं लाइक वी हैव म्यूचुअल फंड्स बाय किया आपने बैंक के थ्रू, क्योंकि डीमैट अकाउंट तो ओपन करना पड़ेगा ना, तो बैंक उस टाइम पे एजेंट बनेगा और आप प्रिंसिपल होगे, ठीक है। आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, बैंक आपके लिए एजेंट, आप प्रिंसिपल, ठीक है। डेटर क्रेडिटर कब होता है, लोन अकाउंट के अगेंस्ट, ठीक है, कोई भी लोन लेते हो, राइट। अब दो ऑप्शन बचे, बेली बेलर, लेसर और लेसी। बताइए भाई कौन सा होगा, लेसर लेसी, बेली बेलर। अभी डिस्कस करके आए हैं कि जब भी कोई भी लॉकर अकाउंट ओपन कराने आता है तो ध्यान रखना, एल से लॉकर, एल से ही रिलेशन बनेगा लेसर और लेसी का। बैंक बन जाता है लेसर, है ना, बैंक क्या बन जाएगा, लेसर, और कस्टमर बन जाएगा लेसी। अभी डिस्कस करके आए थे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना। अभी किया ना हम लोगों ने, ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो बैंक है यहाँ पे, है ना, तो सेफ कस्टडी, जहां पे आप लोग आर्टिकल्स बेसिकली या डॉक्यूमेंट कोई दे के आ रहे हैं, तो उस टाइम पे बेलमेंट हो रही है ना, तो वो आपका क्या आ रहा है, बेली बन जाता है बैंक, और बैंक उस टाइम कस्टमर क्या बनेगा, बेलर। अदरवाइज जो आपके पास लॉकर फैसिलिटी है तो वहां पे क्या बनेगा, लेसर और लेसी। क्लियर है। चलिए यहां तक क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 71 तक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
लेसर और लेसी। ध्यान रखना कई बार ना ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड बैंक, तो आपका आंसर क्या होगा, लेसी एंड लेसर। उस केस में रिवर्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि रिवर्स करके भी आ सकता है ना। कहीं आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि लेसर एंड लेसी, बेली और बेलर, तो अंडरस्टैंड करके पढ़ना कि बैंक का क्या बनता है और कस्टमर का क्या रोल प्ले कर रहे हैं उसमें, है ना, किसको बेली बोल रहे हैं और किसको बेलर बोल रहे हैं, किसको लेसर और किसको लेसी बोल रहे हैं। तो कंसेप्ट को यार क्लियर करना जरूरी है, रटा मत मारे किसी भी चीज का, है ना। क्रैमिंग करनी मैं मानती हूँ किन्हीं चीजों की हमें क्रैमिंग भी करनी पड़ती है, बट जब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना तो आप लोग क्रैमिंग भी प्रॉपर वे में नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ चीजों की क्रैमिंग पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि आपको वो केसेस जो है वो रिवर्स करके आएगा तो आप लोग उसका आंसर गलत कर दोगे। तो उस टाइम पे क्रैमिंग पॉसिबल नहीं है, उस टाइम पे कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आज के डेट में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे आप जेआईबी का चले जाओ, सीआईबी का चले जाओ, वहां पे कंडीशनल क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। आपको जो कंडीशंस के ऊपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहां पे यार क्रैमिंग नहीं चलती, वहां पे आपका इंटेलेक्चुअल माइंड जो है वो वर्क करना ज्यादा जरूरी है। क्लियर है जी। चलिए, तो मैं कभी नहीं कहूंगी क्रैमिंग करो, क्योंकि क्रैमिंग बेसिकली किन्हीं चीजों की जरूरी है जहां पे हो पाए, और जहां पे नहीं हो पाए वहां पे आपको कंसेप्ट क्लैरिटी ही मैं कहूंगी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अच्छा रहेगा कि कंसेप्ट को क्लियर करके जो है आगे चलें। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 72, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्कुल सही बात है, एंड हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जर्नल क्लॉज एक्ट 1897, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। चलिए जी बताइए। बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, ठीक है ना, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 4 प्रोमिजरी नोट, सेक्शन नंबर 5 बिल ऑफ एक्सचेंज, और सेक्शन नंबर 6 आपका किसका है भाई, सेक्शन 4 प्रोमिजरी नोट का, सेक्शन 5 बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, सेक्शन नंबर 6 है आपका चेक्स का, ठीक है ना। चेक का है आपका सेक्शन नंबर 6। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर। चेक के अंदर भी अलग सेक्शन है यार, ठीक है ना। तो बेसिकली मुझे ये बता दें, और ध्यान रखना चेक जो है वो पार्ट है किसका, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। चलिए, तो किसके अंदर डिफाइन किया गया भाई, अभी बताया ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर। क्लियर है, तो इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि चेक इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। नेगोशिएबल का मतलब ही क्या होता है, जो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो, है ना, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो इजीली, है ना, तो वो नेगोशिएबल है। क्लियर है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, अ प्रोमिजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, ठीक है, चाहे वो प्रोमिजरी नोट के बारे में बात हो रही हो, चाहे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात हो रही हो, चाहे वो चेक्स के बारे में बात हो रही हो, ड्रॉन और मेड आउट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, वो यहां पे बात कर रहे हैं कि अगर आपने इनमें से कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया, वो भी कहां पे, आउट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर, इट मीन्स फॉरेन हो गया वो, ठीक है ना, क्योंकि मेरी कंट्री इंडिया के आउटसाइड, मेरे लिए सारी कंट्रीज क्या है भाई, फॉरेन कंट्रीज है, सही बात है कि नहीं। एंड मेड पेबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ड्रॉ कहां पे हुआ है, आउटसाइड इंडिया, बट पेबल कहां पे है, इन इंडिया में। तो मुझे बात बताएं, आप लोग ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को क्या ट्रीट करोगे, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, या फिर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। इनकम्प्लीट और इनकोएट इंस्ट्रूमेंट इज बेसिकली सेम होता है। मान लीजिए आप लोगों ने किसी भी चेक पे, बिल ऑफ एक्सचेंज पे किसी पार्टी का नाम मेंशन नहीं किया, डेट मेंशन नहीं करी, या अमाउंट मेंशन नहीं करी, ये कोई भी चीज इनकम्प्लीट होती है ना अपने आप में, उसको हम इनकोएट ही बोलते हैं। तो दोनों सिमिलर ही हैं, ठीक है ना। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होता क्या है कि मान लीजिए आप लोगों ने बेसिकली कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हो, ठीक है ना, जैसे आपके अभी इस ऊपर के स्टडी में इन्वॉल्व है कि ड्रॉ तो कहां पे हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, बट पेबल कहां है, किसी और कंट्री में। सिंपल सी बात है यार, चाहे वो मैं ये बोलूं कि मैंने यहां पे ड्रॉ किया और पेबल फॉरेन में होगा, ठीक है, वाइस वर्सा ले लो दोनों चीजों को, चाहे पेबल इंडिया में और ड्रॉ बाहर हो रहा है, ठीक है ना। तो जब भी 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी आपस में, तो वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा ही होगा, ठीक है। जैसे ये वाला केस है 73। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि ड्रॉ भी इंडिया में हुआ,
ठीक है, जहां पे सिंगल कंट्री हो, ठीक है, ड्रॉन ऑल्सो इन इंडिया और पेबल ऑल्सो इन इंडिया। मैं सिर्फ इंडिया के बारे में, कंटेक्स के बारे में नहीं बात करी, मैं बात कर रही हूँ एक इंडिविजुअल कंट्री के बारे में कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो ड्रॉ उसी सेम कंट्री में और पेएबल भी अगर उसी सेम कंट्री में होता है तो हम लोग उन इंस्ट्रूमेंट्स को इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ड्रॉ किसी और कंट्री में हो रहा है और पेएबल किसी और कंट्री में हो रहा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए कोई भी चेक है, कोई ट्रेडर है वो इंडिया में है, ठीक है ना, कोई ट्रेडर है इंडिया में है और उसने जो है वो गुड जो है मंगाए हैं कहां से, यूएसए से, ठीक है ना, इंपोर्ट किया ना गुड्स का, तो यहाँ पे पैसे भेजने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो बिल एक्चुअली दो पार्टीज इन्वॉल्व होगी, इंडिया और यूएसए। तो यूएसए ने जो है बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो इशू किया है इस इंडियन ट्रेडर के नाम पे। तो पेमेंट करनी है कहां पे, बाहर, ड्रॉ कहां किया गया, इंडिया में, और पेबल कहां है, आउटसाइड इंडिया। तो ये क्या हो गया, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो गया। पॉइंट क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। आई होप इट इज क्लियर। किसी भी चीज में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं भाई, राइट। आई होप आप लोगों को सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, राइट, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितनी भी एमसीक्यूज हैं, सिर्फ मैं मतलब मेरा बिल्कुल भी मोटिव नहीं है कि मैं जस्ट रीड करूं और जो है आपको आंसर बताऊं और चली जाऊं, क्योंकि एमसीक्यूज का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों ने 4 ऑप्शन पढ़े, उसमें से जो करेक्ट था उसके बारे में जाना और बाकी के छोड़ दिए। एमसीक्यूज का मतलब ही यही होता है कि बाकी के जो रिमेनिंग आंसर्स रह गए हैं उसका जानना जरूरी है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 74। एक्स इशूड अ चेक ऑफ रुपीज कितना, 80,000 इन फेवर ऑफ वाई। एक्स ने एक चेक इशू किया कितने का, 8,000 रुपए का। मैंने 8,000 ही बोला, आई होप, ठीक है ना। एक्स ने जो है वो चेक इशू किया है कितने का, 8,000 का, वो भी किसके नाम पे भाई, वाई के नाम पे। एक्स ने एक चेक इशू किया वाई के नाम पे जो कि कितनी अमाउंट का है, 8,000 रुपए का है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। एंड वाई क्लेवरली एडिड 0। अच्छा, वाई ने क्या किया है, क्योंकि कई बार देखो जब भी आप लोग चेक, कोई भी कस्टमर या हम भी बेसिकली, हम भी तो कस्टमर ही नहीं है ना, जब किसी भी बैंक में जाके डील करेंगे तो हम भी कस्टमर बन जाते हैं। तो जब भी आप अमाउंट लिखते हो ना तो सिंपल सा ये लगाना जरूरी है। अब इससे क्या होगा कि कोई और पर्सन आपके यहाँ पे अमाउंट एड ऑन नहीं कर पाएगा, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, ठीक है, ये तो आपका फिगर्स के लिए होगा। जब आप लोग वर्ड्स में लिखते हो ना, वर्ड में मान लो आप लोगों ने लिखा 8,000 रुपीज, है ना, 8,000 ओनली लिखोगे ना, तो यहाँ पे ओनली लिखना जरूरी होता है और उसके बाद लाइक दिस, ठीक है ना। तो उस जो आपकी लाइन है, जो पूरा एरिया है, उसको कंप्लीट कर दो ऐसे करके। तो ओनली लिखना जरूरी है ताकि कोई और कुछ और एड ऑन ना कर दे, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए, तो वो कह रहा है कि मतलब ये आप बचा सकते हो अपनी चेक को, ठीक है ना। सो वो कह रहा है कि जो वाई है उस बंदे ने क्या किया, यहाँ पे 80,000 के आगे क्या लगा दी, 0 लगा दी है जी, ठीक है। एंड एडिड वाई आफ्टर 8। इट मीन जब आपने यहाँ पे 8 लिखा ना, उसने यहाँ पे वाई एड ऑन कर दिया, उसको 80,000 बना दिया, ठीक है। तो फिगर्स में भी 80 दिख रहा है और वर्ड में भी 80 दिख रहा है, कोई मिसमैच नहीं है, क्योंकि अगर मिसमैच होता भी तो हम वर्ड वाला क्लियर कर देते हैं एज पर अकॉर्डिंग टू आवर एक्ट, ठीक है ना। बट हम लोग अपनी प्रैक्टिस में इसको नहीं लेके आते। अब आप कहोगे हम तो हमारी ब्रांच में करते नहीं जी, भाई आप नहीं करते तो वो आपकी प्रैक्टिस है, बट अकॉर्डिंग टू लॉ क्या कहता है कि अगर आपकी मिसमैच है वर्ड्स और फिगर के केस में, आप लोग उसको क्लियर कर सकते हैं। किसका अमाउंट क्लियर करोगे, वर्ड्स वाला, ठीक है ना। चलिए, सो मेकिंग द अमाउंट 80,000 एंड 80,000, ठीक है ना। तो उसने वर्ड में भी क्लियर कर दिया और उसने जो है फिगर्स में भी चेंज कर दिया। सो अब वो कह रहे हैं कि चेक इज पेड बाय द बैंक, और बैंक ने इस चेक को पे भी कर दिया, ठीक है। अब बैंक ने पे कर दिया क्यों पे किया होगा बैंक ने, क्योंकि यहां पे बैंकर को बिल्कुल भी मटेरियल ऑल्टरेशन नहीं लगा होगा, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया था कि बैंक को क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। सेक्शन नंबर कौन सा है भाई, हाँ जी, सेक्शन नंबर कौन सा है बताना जरा, कौन से सेक्शन के अंदर अगर बैंक किसी भी कस्टमर को पेमेंट कर देता है, सेक्शन नंबर 89 है ना। सेक्शन नंबर 89 के अंदर बेसिकली
कस्टमर को क्या मिलती है भाई, प्रोटेक्शन मिलती है, सॉरी बैंक को क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। किस केस में, मटेरियल ऑल्टरेशन के केस में, ठीक है, क्लियर है। सो बैंक इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ अ मटेरियल, क्योंकि उस टाइम पे क्या है कि उसने कोई भी अगर ऐसी ऑल्टरेशन करी है जिसकी वजह से वो मटेरियल ऑल्टरेशन नहीं लग रही, ठीक है ना। मटेरियल ऑल्टरेशन का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए कि कोई ऐसी अमाउंट जो है उसने, जैसे इसने लिखा 8,000 के आगे 0 लगा दी, तो क्लेवरली लगाया है, मतलब बैंकर की पकड़ में ही नहीं आ रही है वो चीज, ठीक है ना। तो बैंक जो है या फिर जो भी बैंकर है या कोई भी पर्सन एज अ एम्प्लॉय अगर उसकी पेमेंट कर देता है तो उसको प्रोटेक्शन मिलती है वहां पे, क्योंकि उसने वो नेग्लिजेंस में नहीं किया है ना। वो नेग्लिजेंस का केस नहीं बनता, वो गिल्टी नहीं है उस केस में। क्यों, क्योंकि उसने वो क्लेवरली किया और उसको पता भी नहीं चला इस ऑल्टरेशन का, ठीक है ना। सो इस केस में बैंक इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ अ मटेरियल ऑल्टर्ड चेक, या बैंक इज नॉट लायबल एज अ ऑल्टरेशन हैज क्लेवरली मेड विच इज नॉट विजिबल, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी ऑल्टरेशन करी जाती है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, क्योंकि ये तो पकड़ में ही नहीं आ रही ना, तो ये तो उस केस में बैंकर को प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो बैंकर ने अगर पे कर दिया है तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड है वो ऑलरेडी, सो बैंक लायबल क्यों रहेगा। सो बैंक इज नॉट लायबल एज पेई कैन मेक अमेंडमेंट टू एनी पार्ट ऑफ द चेक या नन ऑफ द अबव। बताइए भाई कौन सा सही होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि बैंक जो है वो लायबल नहीं रहने वाला इस केस में। क्यों, क्योंकि ऑल्टरेशन क्या है, ये ऑल्टरेशन बैंक की नजरों में बिल्कुल सही है, क्योंकि बैंक की तो पकड़ में नहीं आ रही ना, उसको लग ही नहीं रहा ओवर राइटिंग करा है कुछ, क्योंकि ओवर राइटिंग करी होती तो वो नॉन पेमेंट जो है वो रोक सकता, मतलब वो चेक की पेमेंट जो है वो नहीं करेगा उस केस में, ठीक है ना। चलिए, सो बैंक इज नॉट लायबल एज द ऑल्टरेशन हैज बीन क्लेवरली मेड विच इज नॉट विजिबल, क्योंकि अगर विजिबल होती, अगर उस केस में पेमेंट कर देता फिर लायबल होता, अदरवाइज नहीं, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन मिल चुकी है ऑलरेडी। क्लियर है जी यहां तक। चले आगे, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर ले। क्वेश्चन नंबर 75, अगेन इंपॉर्टेंट। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग। चलिए, बेसिकली होता क्या है कि जब भी दो पार्टीज क्रेडिट क्या करती हैं भाई, उधार में कोई भी सामान क्या करती हैं, खरीद बेच कर रही हैं, तो उस टाइम पे हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गुड्स का, ट्रेड का होना जरूरी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर, ठीक है, और वो भी किसमें, उधार के अंदर, ठीक है ना। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्योंकि आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये जो है एक सर्टेन फीचर कैरी करते हैं, ये किस में होते हैं भाई, रिटर्न में होते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, इट इज साइंड बाय द मेकर। ध्यान रखना कि जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक बायर होता है और दूसरा कौन होता है, आपका सेलर। तो सेलर ही आपके पास क्या बनता है, मेकर बनता है, क्योंकि जो गुड सेल करेगा, है ना, जो आपका एक्चुअल में ड्रॉर है, ठीक है, इसको ड्रॉ ही बोलेंगे, और दूसरा पार्टी क्या हो जाएगी, ड्रॉर, ठीक है ना। तो उस केस में जो सेलर है वही क्या बन जाता है, मेकर बन जाता है। तो इट इज साइंड बाय दी मेकर, क्लियर, और एक्सेप्टेंस देता बाद में उसको बायर, क्लियर। और सर्टेन सम ऑफ मनी इज मेंशन ऑन द इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल सही बात है भाई, एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक स्पेसिफिक डेट मेंशन होती है आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, कोई गलत बात नहीं है, यहां तक सही है। इट कंटेन्स एन कंडीशनल ऑर्डर, वो कह रहा है कंडीशन के साथ। सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ध्यान से सुनना, सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अनकंडीशनल होते हैं। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कंडीशन एड ऑन हो जाए तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट ही नहीं रहते, ठीक है ना। कंडीशन का मतलब क्या है कि अगर तुम ये काम करोगे तभी मैं तुम्हारी पेमेंट करूंगा, या तुम मेरे से ये गुड्स लोगे, मतलब मान लो वो कह रहा है कि मुझे तो जो है 10,000 रुपीज का जो है ये गुड खरीदना है, प्रोडक्ट ए खरीदना है, बट वो कहता नहीं, प्रोडक्ट ए तभी बेचूंगा जब प्रोडक्ट बी भी खरीदोगे, तो कंडीशन होगी ना भाई, कंडीशन नहीं लगती नेगोशिएबल के केस में। तो अगर कंडीशनल हुआ तो वो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बनता। पॉइंट क्लियर है, सेलर ही मेकर होता है। ध्यान रखना, प्रोमिसरी नोट के केस में बायर मेकर होता है, ठीक है, ये डिफरेंस है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ठीक। और सेलर यहाँ पे मेकर रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में, प्रोमिसरी नोट में बायर होता है मेकर एक्चुअल में, क्लियर। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि
सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिटर्न होते हैं, साइंड बाय द मेकर होते हैं, एक सर्टेन सम ऑफ मनी सर्टेन डेट कैरी करेंगे, ठीक है। और एक्सेप्टेंस ली जाती है किसकी, बेसिकली किसकी ली जाएगी भाई, जो बायर है, ठीक है ना। और उसके बाद ये क्या होते हैं भाई, एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जिसमें कोई कंडीशन अटैच्ड ही नहीं होती। आई होप हमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। आज हम लोगों ने यहाँ 75 क्वेश्चन, अब तो 75 क्वेश्चन तक जो है वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या और जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन से, इन एमसीक्यूज से कोई भी डाउट है अगर आपको, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आई होप ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों को हेल्प करेंगे आपका एग्जाम क्लियर कराने में। क्लियर है? आई नो मेरी वीडियोस थोड़ी सी लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज, right? But I'll try to make more videos, right? Thank you so much for watching, guys.